जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हम लोग योजना निर्माण वाले खंड पर हैं। योजनाएं जो होती हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में, जिसे हमने शैक्षिक नियोजन भी कहा है। और ये अलग अलग वीडियोस में जैसे आप देख रहे हैं, एक खंड में हमने योजना के अर्थ और उसके महत्व को समझा है। योजना क्या होती है। उसके दूसरे खंड में हमने वार्षिक योजना को पढ़ा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वार्षिक योजना क्या होती है और वार्षिक योजना बनाते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। इस तीसरे खंड में, पार्ट 3 में, हम लोग इकाई योजना की बात करेंगे। और इकाई योजना जिसका प्रतिपादन मॉरिसन ने किया। सबसे पहले हमको ये जानना है कि इकाई योजना में इकाई शब्द का अर्थ क्या है, इकाई किसे कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि योजनाओं के बनाने के सही क्रम की जब बात होगी तो वार्षिक योजना सबसे पहले बनेगी। और उस वार्षिक योजना में से वार्षिक योजना जो बनती है उसमें इकाइयों का गठन करना एक योजना का पार्ट होता है। तो इकाई योजना बनती है और इकाई योजना जो बनती है उसमें प्रकरणों का संगठन होता है। उसके बाद पाठ्य योजना बनती है। तो एक तरह से इकाई योजना पाठ्य योजना का आधार है और वार्षिक योजना इकाई योजना का आधार है। इसीलिए इनका क्रम वार्षिक, इकाई और पाठ्य योजना होता है। तो हम लोग पाठ्य योजना पे तो एक पृथक से एक खंड पे हम लोग बात करेंगे विस्तार से। इकाई योजना में हम लोग बात करते हैं। और इकाई योजना के जो प्रतिपादक हैं आप सबको पता होना चाहिए। और ये प्रसिद्ध कथन, वो प्रसिद्ध प्रश्न है ये। इकाई योजना के प्रतिपादक मॉरिसन। इकाई योजना के प्रतिपादक, इकाई योजना के प्रतिपादक मॉरिसन। मॉरिसन को इसके जनक माना जाता है। और इकाई क्या होती है, मैंने कहा इकाई क्या होती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम जो होता है, संपूर्ण पाठ्य वस्तु, आपको याद है वार्षिक योजना में मैंने कहा था कि ये दृष्टिगत रखा जाता है वार्षिक योजना बनाते समय कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का आधार आकार कितना है। उस पाठ्यक्रम के आकार में से दो प्रकार से आप कुछ पाठों के समुच्चय, विषय वस्तु का समुच्चय बनाते हो। विषय वस्तु के समुच्चय बनाते समय आपको दो चीजें, दो प्रकार से बनाते हैं। या तो हम बनाते हैं अवधारणाओं की समानता के आधार पर, यानी कि इकाई समान अवधारणाओं वाली विषय वस्तु का एक समुच्चय है। या तो, या फिर अनुभवों के आधार पर बनाते हैं, अनुभवों के संगठन के आधार पर बनाते हैं, समस्या समाधान करने की योग्यता के आधार पर बनाते हैं। जब हम इकाई योजना की अभी दो प्रकार की बात करेंगे, वहां पे दो प्रकार, विषय वस्तु केंद्रित और अनुभव केंद्रित, ये दो प्रकार होंगे। तो इकाई जो होती है, अभी हम परिभाषाएं भी देखेंगे इकाई को किस तरीके से परिभाषित किया है। जब बालकों को पाठ्यक्रम के कुछ खंडों को किसी विशिष्ट आधार पर एकीकृत समुच्चय करके जब प्रस्तुत किया जाता है, उनके प्रस्तुतिकरण की योजना बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं इकाई योजना। तो मैं एक बार लिखता हूं, पाठ्यक्रम की, पाठ्यक्रम के विभिन्न खंडों को जब, विभिन्न खंडों को जब विषय वस्तु यानी कि अवधारणाओं की, विषय वस्तु यानी कि अवधारणाओं की समानता के आधार पर, के आधार पर, या समस्या समाधान की प्रकृति, इसे अनुभव केंद्रित बोलते हैं, अनुभव केंद्रित, के आधार पर, के आधार पर समुच्चय बनाकर, ध्यान को, समुच्चय, समूह बनाकर, समुच्चय बनाकर प्रस्तुत करने की, करने की योजना इकाई कहलाती है। योजना इकाई कहलाती है।
तो इकाई क्या है, वापस सरल भाषा में समझ लें। इकाई है, हम पूरे पाठ्यक्रम के कुछ खंडों को मिलाएंगे, कुछ विषय वस्तु को मिलाएंगे, समुच्चय बनाएंगे, समूह बनाएंगे, और समूह बना करके उनके प्रस्तुतिकरण की योजना बनाएंगे। वो समूह में 1 2 3 4 5 प्रकरण हो सकते हैं। एक दो, जैसे अगर मैं मान लीजिए गणित का उदाहरण लूं, तो गणित में प्रतिशत और लाभ हानि वाली अवधारणाओं को आप संयुक्त करके पढ़ा सकते हैं। संख्या पद्धति के खंड में कुछ संख्या पद्धति हैं। संख्या पद्धति में अलग अलग प्रकार के जो संख्या समूह हैं, उसके अलावा दशमलव संख्याएं हैं, और ये सारी चीजों को आप समूह बना करके पढ़ा सकते हैं, भिन्नों को समूह में मिला सकते हैं। मान लीजिए आप ब्याज के कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं, तो सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को, तो एक विषय वस्तु का संगठन होगा। इकाई संगठित विषय वस्तु होती है। संगठित विषय वस्तु यानी कि जिसका आधार दो प्रकार से हमने बताया, या तो अवधारणाओं की समानता के आधार पर आप संगठित कर रहे हो कि ये अवधारणाएं समान है, या अनुभव के आधार पर। अनुभव का मतलब समस्या समाधान की जो प्रकृति है, यानी कि बच्चे इस समस्या को कैसे देखते हैं, इस समस्या को कैसे देखते हैं, इस समस्या को कैसे देखते हैं, और तीनों में प्रकार समान है समस्या समाधान का। आपने इन तीनों, भले अवधारणा में समानता नहीं है, लेकिन आपने इन तीनों विषय वस्तुओं को समान मिला दिया। तो अनुभव केंद्रित और विषय वस्तु केंद्रित, ये दो प्रकार भी होते हैं। इसलिए मैं इसको लिखता हूं, अर्थात इकाई विषय वस्तु का संगठन है, विषय वस्तु का संगठन है, जिसका आधार बालकों की आवश्यकता, रुचि, समस्या समाधान की योग्यता आदि होती है। और ये मैं अभी आपको बता चुका हूं कि इकाई योजना जो होती है वो वार्षिक योजना का एक अंग होती है। ध्यान रखो, इकाई योजना वार्षिक योजना का एक अंग होती है, यानी कि वार्षिक योजना में से निकलेगी, वार्षिक योजना का एक अंग होती है। जब आप वार्षिक योजना पढ़ रहे थे कि क्या क्या ध्यान रखा जाएगा वार्षिक योजना में, उस समय हमने लिखा कि वहां पे इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, ये आपने लिखा। वार्षिक योजना का एक अंग होती है, ये इकाई का कॉन्सेप्ट है। मॉरिसन जिसके प्रतिपादक है। परिभाषाएं क्या है, इसको लेकर के परिभाषाएं क्या है, एक बार परिभाषाओं से और समझिए। मैंने कई बार कहा है कि परिभाषाएं हमें दो अर्थ में, दो संदर्भ से काम आती हैं। एक तो वो परीक्षा में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, तो उनके जो लेखक हैं, उनको देने वाले हैं, उनका पूछा जाता है। दूसरा जो प्रमुख महत्व होता है कि वो हमको उस अवधारणा को समझाती है। एक बार कुछ परिभाषाओं को देख लीजिए। देखिए एक बार परिभाषा, शिक्षा शब्दकोश क्या कहता है। इकाई योजना महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। किसी पाठ्यक्रम की किसी विशिष्ट थीम पर निर्मित पाठों के समुच्चय को इकाई कहते हैं। विशिष्ट थीम से मतलब आप समझ रहे हैं, विशिष्ट थीम से मतलब है यानी कि अवधारणाओं की समानता कहीं ना कहीं है, उस विषय वस्तु में कहीं ना कहीं समानताएं हैं। तो किसी पाठ्यक्रम की किसी विशिष्ट थीम पर निर्मित पाठों के समुच्चय को इकाई कहते हैं। यह संपूर्ण विषय वस्तु का एक खंड है। संपूर्ण विषय वस्तु जो वार्षिक योजना में ली गई है, वार्षिक योजना में संपूर्ण विषय वस्तु के शिक्षण की योजना है, उसका एक खंड है इकाई। इसीलिए इकाई योजना वार्षिक योजना का एक खंड है। तो ये शिक्षा शब्दकोश की परिभाषा बड़े स्पष्ट तरीके से आपको बताती है इकाई क्या है। और देखिए परिभाषा मॉरिसन ने क्या कहा। कुछ परिभाषाएं जो होती है थोड़ी सी उलझी हो सकती है, लेकिन परिभाषाएं हमको देखनी तो होती है। इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला एवं आचरण का व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है, जिसे सीखने से व्यवहार में सामंजस्य आ जाता है। यानी कि एक व्यवहार में सामंजस्य लाने के लिए आप वातावरण की, संगठित विज्ञान की, कला के क्षेत्र की, आचरण की, एक ऐसा व्यापक और महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि एक सुव्यवस्थित अंग है। अभी हम लिखेंगे ध्यान को, इकाई निर्माण जो होता है
वो विषय वस्तु को संगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए होता है। यानी कि विषय वस्तु संगठित तरीके से बच्चों तक जाए, एक ज्ञान का समग्र दृष्टिकोण पैदा। एक शब्द आता है कि इकाई हम बनाते क्यों हैं, ये बड़ा अच्छा एक प्रश्न है कि इकाई बनाते क्यों है। अब आप देखिए बच्चों को, जैसे मैं एक एग्जाम्पल गणित का सेट कर रहा हूं, या आप आर्ट्स के किसी विषय का, सामाजिक के किसी विषय का ले सकते हो, आप विज्ञान के, मैं एक एग्जाम्पल गणित का सेट कर रहा हूं कि मान लीजिए जब बच्चों को आप प्रतिशत और लाभ हानि एक साथ संगठित करके पढ़ाते हो तो बच्चों में ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण पैदा होगा। प्रतिशत और प्रतिशत का उपयोग होता है लाभ हानि के प्रश्नों में, यानी कि लाभ हानि जो है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का एप्लीकेशन, अनुप्रयोग है वो। तो संगठित होगा, अवधारणा संगठित होगी और ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित होगा। इकाई योजना का सबसे बड़ा, अभी मैं इसको लिखाऊंगा, अभी महत्व में अभी हम लिखेंगे इसके महत्व में। तो ये मॉरिसन की परिभाषा है। अगली परिभाषा क्या है, बोसिंग। समझिए इकाई क्या होती है। इकाई अर्थपूर्ण परस्पर क्रियाओं की वह व्यापक श्रृंखला है। ये बड़ी इंपोर्टेंट परिभाषा है, बोसिंग की परिभाषा आ चुकी परीक्षा में। इकाई अर्थपूर्ण परस्पर क्रियाओं की वह व्यापक श्रृंखला है जो विकसित होकर बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। हम इकाई जब बनाते हैं ना इकाई, तो इकाई बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही होता है कि बालकों के कुछ उद्देश्य पूरे हों, और कुछ उद्देश्य यानी कि ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित हो। और रिस्क की परिभाषा भी देख लीजिए। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बनाती है। सीखने वाली क्रियाओं की समानता यानी कि बच्चे को क्या क्या सिखाना है, सीखने के क्रम को, बच्चों के सीखने के क्रम को ध्यान में रखा जाता है। मैं इस बात को लिखता हूं, आप इसको थोड़ा सा समझ लें कि इकाई बनाते समय, इकाई निर्माण के समय पाठ्य वस्तु को संगठित, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की योजना बनाई जाती है ताकि और अब मैं जो लाइन लिख रहा हूं ध्यान रखो, ये इकाई योजना का सबसे हाईलाइटेड वाक्य है, ये ध्यान रखना है, ताकि बालकों में ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण उत्पन्न हो। तो समग्र दृष्टिकोण, अब जैसे मान लीजिए मैं सामाजिक विषय की बात करूं, सामाजिक विषय में मान लीजिए पंचायती राज व्यवस्था, राज्य विधानसभा की और लोकसभा की, ये तीनों के अलग अलग खंड हैं, विषय वस्तु अलग अलग है। आप इन तीनों को मिलाकर के जब आप पढ़ाते हैं तो बालक में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसके प्रति एक समग्र दृष्टिकोण पैदा होगा। यानी कि बालक प्रॉपर तरीके से वो सारी चीजों को समझ पाएगा जो एक चुनाव प्रक्रिया है या उससे जुड़ी है। सरपंच में भी वही चुनाव प्रक्रिया है, विधानसभा विधायक के निर्वाचन में भी वही चुनाव प्रक्रिया है, और लोकसभा के में भी वही निर्वाचन प्रक्रिया है। जनता सीधे प्रत्यक्ष वोट देगी, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत करके आएगा। तो अवधारणाओं की समानता है। बच्चे को जब आप ये तीनों प्रकार की विषय वस्तु को संगठित करके पढ़ाएंगे तो बालकों में ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण पैदा होगा। और ये ध्यान रखो, ये विशेष तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि इकाई में कुछ विषय वस्तु का समुच्चय तो होगा ही होगा, यानी कि समूह हो गई होगा। इसीलिए एक बात आती है कि इकाई योजना कितने कालांश की होती है। जैसे पाठ्य योजना की हम कहते हैं, पाठ्य योजना तो हमेशा एक कालांश की होगी, पाठ्य योजना का तो बिल्कुल तय है, एक कालांश की योजना होती है। और वार्षिक योजना पूरे सत्र की योजना होती है। तो इकाई योजना कितने कालांश की होगी? इकाई योजना 2 या 2 से अधिक कालांश की होगी, 2 या 2 से अधिक कालांश की। तो यह शर्त कैसे है कि 2 या 2 से अधिक कालांश?
कम से कम दो कालांश, यानी कि आपने कम से कम दो अवधारणाओं को तो ज्वाइंट किया होगा ना, कम से कम दो अवधारणा, तभी तो एक, अगर एक अकेली अवधारणा है तो वो तो पाठ्य योजना में चली जाएगी एक कालांश में। तो आपने कम से कम दो प्रकरणों को, दो विषय वस्तुओं को, तीन को किया होगा। तो दो या दो से अधिक कालांश की होती है। और इस बात को मैं लिख देता हूं, वार्षिक योजना, वार्षिक योजना पूरे वर्ष या सत्र की योजना होती है। ये टाइम मैं बता रहा हूं, ये टाइम ध्यान रखेंगे। पूरे सत्र की या वर्ष की योजना होती है। इकाई योजना, इकाई योजना दो या दो से अधिक कालांश, दो या दो से अधिक कालांश की होती है। और ध्यान रखो, ये इकाई योजना अल्पकालिक योजनाओं की श्रेणी में आती है। मैंने जिस समय दीर्घकालिक अल्पकालिक विभाजन किया, वार्षिक योजना दीर्घकालिक है, पाठ्य योजना बिल्कुल अल्पकालिक है, एक कालांश की, और हमने इकाई योजना को बीच में रखा। तो इकाई योजना बीच का मतलब उसका अल्पकालिक स्वरूप ज्यादा है, अल्पकालिक, क्योंकि दो या दो से अधिक कालांश वो अल्पकालिक श्रेणी में आएगा। लेकिन मैंने उसको अलग से इसलिए रख दिया था कि वो इकाई योजना जो है वो पाठ्य योजना से थोड़ी सी ज्यादा अवधि की है और वार्षिक योजना से कम अवधि की है। तो और पाठ्य योजना जो है, पाठ्य योजना ये सदैव एक कालांश की योजना होगी, यानी कि एक कालांश की योजना को पाठ्य योजना कहा जाता है। तो इकाई कुछ विषय वस्तु की या अनुभव की समानता के आधार पर बनाए गए समुच्चय है विषय वस्तु के, और पाठ्यक्रम को एक व्यवस्थित स्वरूप में बच्चों तक प्रेषित करते हैं। मैं इकाई योजना के प्रकार की बात कर रहा हूं। इकाई योजना कितने प्रकार की होती है? इकाई योजना के प्रकार, और ये प्रश्न परीक्षा में इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है कि इकाई योजना के इनमें से कौन सा इकाई योजना का एक प्रकार है। और पहला पहला प्रकार होता है विषय वस्तु केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित। और दूसरा प्रकार होता है अनुभव केंद्रित, अनुभव केंद्रित। ये दो प्रकार इकाई योजना के होते हैं। और इनमें विषय वस्तु केंद्रित और अनुभव केंद्रित में विषय वस्तु केंद्रित होगी। इसमें विषय वस्तु, विषय वस्तु या अवधारणाओं, अवधारणाओं की समानता को आधार माना जाता है, की समानता को आधार माना जाता है। जबकि अनुभव केंद्रित में समस्या समाधान की योग्यता, मुझे त्रिभुज का रचना करानी है, चतुर्भुज की रचना करानी है, वृत्त की रचना करानी है, तीनों अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन मैं रचना वाले अध्यायों को एक साथ मिलाकर के संगठित करके पढ़ाता हूं, क्योंकि समस्या समाधान की जो प्रकृति है वो सेम है। तो अनुभव केंद्रित योजना में आपको, अनुभव केंद्रित में बालकों की समस्या समाधान की विषय वस्तु का जो संगठन होगा वो समस्या समाधान के अनुभवों के आधार पर होगा, यानी कि उनकी समस्या समाधान का तरीका और उनकी समस्या समाधान का तरीका सेम है, इसलिए इनको खंडों को समुच्चय कर दिया जाए। तो समस्या समाधान, समस्या समाधान के अनुभवों के आधार पर, के आधार पर, तो विषय वस्तु केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित इकाई और अनुभव केंद्रित इकाई, ये दो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। ये परीक्षा में इसके दो प्रकार से जुड़ा प्रश्न आता है मॉरिसन की इस योजना में। सबसे बड़ी इंपोर्टेंट बात कि इकाई योजना के महत्व क्या है, इकाई योजना क्यों महत्वपूर्ण है। इकाई योजना, इकाई योजना के उद्देश्य एवं महत्व, इकाई योजना के उद्देश्य
क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे। और सबसे पहला पहला इंपोर्टेंट कि ये इकाई योजनाएं जो होती है वो पाठ योजना को आधार देती है, पाठ योजना का आधार होती है, पाठ योजना का आधार होती है। यानी कि पाठ योजनाएं जो बनेंगी ना, वो आपने इकाइयों का संगठन जो कर लिया है, संपूर्ण पाठ्यक्रम के कुछ विषय वस्तुओं को खंड में एक यूनिट बना दी है आपने, एक समुच्चय बना दिया है, उसमें से फिर पाठ योजनाएं निकलेंगी। तो इकाई योजना जो है वो पाठ योजना को आधार देती है, यानी कि पाठ योजना जो बनेगी वो इकाई योजना के ही प्रकरणों के आधार पर बनेगी। सबसे पहला सबसे इंपोर्टेंट। दूसरा, विषय वस्तु को संगठित एवं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की योजना है, प्रस्तुत करने की योजना है। यानी कि आपने अपने प्लानिंग में, आपने अपने नियोजन में इस बात को ध्यान में रखा है कि जो विषय वस्तु है वो संगठित स्वरूप में जाए, और संगठित स्वरूप में जाती है तो बच्चा अवधारणाओं को प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो पाता है, क्योंकि एक अवधारणा दूसरी अवधारणा से जुड़ी है। मुझे महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक पढ़ाने हैं तो दोनों को अलग अलग दिनों में नहीं पढ़ाऊंगा, दिनों का मतलब अलग अलग समय अवधि में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं दोनों की अवधारणाओं को एक समुच्चय बनाकर पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों की अवधारणाओं में समानता है। समानता मतलब कुछ तत्व ऐसे हैं जो दोनों को हल्का सा डिफर बनाते हैं, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में चला जाए, और वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग चला जाए। ये कुछ अवधारणाएं समानता सी है, मतलब कनेक्टेड बात है। समानता से मेरा अभिप्राय कनेक्टेड बात है। 2 नंबर 3, ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण, ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करती है। और ये बात मैं अभी आपको बता चुका हूं कि ज्ञान के समग्र दृष्टिकोण के लिए ये आवश्यक है कि विषय वस्तुओं को आप, चाहे आपने विषय वस्तु की अवधारणाओं की समानता के आधार पर समुच्चय किया हो, समूह बनाया हो, या आपने अनुभव के आधार पर समुच्चय बनाया हो, लेकिन एक साथ प्रस्तुत करेंगे। एक साथ प्रस्तुत करने से आपको सबसे बड़ा फायदा होगा कि बच्चा अवधारणाओं को एक बढ़ते क्रम में पढ़ेगा, कनेक्टेड अवधारणाओं को पढ़ेगा, और उसमें ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण पैदा होगा। ये समग्र दृष्टिकोण जो है ये इकाई योजना का सबसे बड़ा आधार होता है। चलिए अगला, नंबर 4, उद्देश्यों अधिगम सामग्रियों मूल्यांकन की योजनाओं या मूल्यांकन प्राविधियों के चयन, ऐसे लिखो, मूल्यांकन प्राविधियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इकाई जो है ना, इकाई आप उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, आप शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सी होगी इसका निर्धारण करते हैं, आप मूल्यांकन की प्राविधि कौन सी का चयन करेंगे इसका निर्धारण करते हैं। तो इन सब के निर्धारण में जब आप एक इकाई बना लेते हैं तो इकाई बना करके आपको यह आसानी रहती है कि आप उद्देश्यों को प्राप्त करें, आप उद्देश्यों को अच्छे से परिभाषित कर लें, उनके प्राप्त करने की योजना अच्छे से बना लें, उन्हें प्राप्त करने में आपको कौन सी अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करना है, शिक्षण अधिगम सामग्रियों का, फिर उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, ये सब अच्छे तरीके से
आप योजना का निर्माण कर सकते हो एक इकाई बना लेने के बाद, अगर आपने इकाई बना ली है तो। चौथा, पांचवा, अवधारणाओं को तार्किक एवं क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करती है। मुझे ये पहले से तय करना पड़ेगा, मैं चाहे विज्ञान पढ़ा रहा हूं या सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूं या भाषा का कोई विषय पढ़ा रहा हूं या गणित पढ़ा रहा हूं, अवधारणाएं जो प्रस्तुत की जाएंगी उनका तार्किक एक क्रम होगा। तार्किक क्रम को मैं कई बार बोलता हूं, जैसे आप सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज को पहले नहीं पढ़ा सकते, आप प्रतिशत और लाभ हानि में लाभ हानि को पहले नहीं पढ़ा सकते, प्रतिशत को आप बाद में पढ़ाएं, लाभ हानि को पहले पढ़ाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एक तार्किक क्रम बनाना पड़ेगा, आपको पहले प्रतिशत पढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखो, मैं कई बार क्लासरूम में मैं बोलता हूं कि गणित की कोई ऐसी पुस्तक लेकर के आओ जिसमें लाभ हानि की प्रश्नावली पहले हो और प्रतिशत की प्रश्नावली बाद में हो। आप ऐसी कोई ला ही नहीं सकते हैं, कोई पुस्तक उसमें, हर पुस्तक में आप देखेंगे गौर से तो आपको प्रतिशत वाला अध्याय पहले मिलेगा, लाभ हानि वाला अध्याय। आप योजना बनाएंगे, इकाई योजना, उसमें इस तार्किक क्रम को ध्यान में रखें। और ये इकाई योजना का एक बहुत बड़ा आधार है ना, एक बहुत बड़ा आधार है। तो ये एक पांचवा, छठवां, संपूर्ण पाठ्यक्रम को संगठित इकाइयों में विभाजित करने से उद्देश्य पूर्ति सर्वश्रेष्ठ एवं अधिकतम संभव होती है। यानी कि आपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को इकाइयों में बदल लिया है तो फिर आपके उद्देश्यों की जो प्राप्ति है ना, वो सर्वश्रेष्ठ होगी और अधिकतम होगी, अधिकतम उद्देश्य होगी। क्योंकि आपने अवधारणाओं को इस प्रकार से जमाया है कि बच्चा एक अवधारणा, फिर उससे कनेक्टेड दूसरी, अगली वाली, पिछली वाली नहीं, उससे कनेक्टेड अगली वाली, फिर उससे अगली वाली, ज्ञान का समग्र दृष्टिकोण पैदा होगा। और ज्ञान का समग्र दृष्टिकोण पैदा होगा, ये उद्देश्यों की प्राप्ति में सबसे सहायक है। और सातवां, अवधारणाओं को आरोही क्रम में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम मतलब कि मुझे ये पहले से तय करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी अवधारणा पहले पढ़ानी है, कौन सी अवधारणा बाद में पढ़ानी है। और ये आरोही क्रम जो होता है ना, यही बच्चों के ज्ञान को एक समग्र दृष्टिकोण देता है। तो आपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पे, रुचि पे, आपने विद्यार्थियों की समस्या समाधान की योग्यता के आधार पर आपने दो प्रकार से इकाइयां बनानी है। या तो अनुभव के आधार पर बनाई है कि समस्या समाधान किस तरीके से किए जाते हैं, उस आधार पर आपने समुच्चय बनाया, या विषय वस्तु की समानता के आधार पर आपने समुच्चय बनाया है। तो ये इसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती है, इकाई योजना से जुड़ी ये प्रमुख विशेषताएं होती हैं। एक छोटी सी चीज आती है, इकाई योजना के सोपान क्या होते हैं, उसको भी मैं आपको मेंशन करा दूं। इकाई योजना के सोपान, मॉरिसन की ये इकाई योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अब मैं प्रारूप तो नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रारूप, इकाई योजना का प्रारूप क्या होता है, ये सब चीजें तो बीएड बीएसटीसी में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन इकाई योजना क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है, उसके क्या उद्देश्य है, उसके कितने प्रकार हैं, ये सारी चीजें हमारे कंपटीशन में जुड़ने वाली चीजें ये हैं। तो इकाई योजना के जो सोपान होते हैं
सबसे पहला पहला सोपान होता है प्रस्तावना पद। प्रस्तावना पद, और प्रस्तावना पद में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है। नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है, ये प्रस्तावना पद होता है। दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण पद। प्रस्तुतिकरण पद, और प्रस्तुतिकरण पद में अवधारणाओं को विषय वस्तु या अनुभव के आधार पर, जो हम दो प्रकार की बात कर चुके हैं, विषय वस्तु या अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरा होता है मूल्यांकन पद। मूल्यांकन पद, इसमें पुनरावृत्ति और अभ्यास शामिल है। पुनरावृत्ति और अभ्यास शामिल होते हैं। ये तीन सोपान, आपको तीन सोपान याद रखने हैं। प्रस्तावना, और प्रस्तावना का आपको पता है, प्रस्तावना हमेशा पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने की होती है। प्रस्तुतिकरण में आप जो अनुभव के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर आपने पाठ्य वस्तु को संगठित किया है, तो संगठित पाठ्य वस्तु उसको प्रस्तुत करते हैं। और मूल्यांकन पद में पुनरावृत्ति और अभ्यास हेतु होते हैं। ये इकाई योजना का पूरा खंड है। तो इकाई योजना को लेकर के बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं, इकाई योजना में बड़े आराम से समझ में आएगी। आपने संपूर्ण सत्र की योजना बनाई, उसमें से संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा, उसी संपूर्ण पाठ्यक्रम में से आपने कुछ विषय वस्तुओं का संगठन किया है, बस ये इकाई है, संगठित करके। अब वो संगठन जो आपने किया है उसका आधार अलग अलग हो सकता है। अवधारणाओं की समानता आधार हो सकती है, या आपका अनुभव आधार हो सकता है। और उस आधार पर, अच्छा, ये काम इकाई बनाएगा कौन? शिक्षक बनाएगा। इकाइयों का निर्धारण जो करेगा वो शिक्षक करेगा। तो मैं एक बार आ जाता हूं, एक बार हम लोग प्रारंभ से जो बात की हमने, एक बार उन बातों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। इकाई योजना, और इकाई योजना में हमने सबसे पहले बात की, प्रतिपादक मॉरिसन है, ये आपको ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम के विभिन्न खंडों को जब विषय वस्तु या अवधारणाओं की समानता के आधार पर या समस्या समाधान की प्रकृति यानी कि अनुभव के आधार पर समुच्चय बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, वो इकाई कहलाती है। और इकाई जो होती है विषय वस्तु का संगठन है, कुछ विषय वस्तु का संगठन है, जिसका आधार बालकों की आवश्यकता, रुचि या समस्या समाधान की योग्यता हो सकती है। इकाई योजना वार्षिक योजना का एक अंग होती है। ये मैं आपको पहले भी वार्षिक योजना भी बताया, इकाई योजना हमेशा वार्षिक योजना का एक अंग होगी, और इकाई योजना का एक अंग पाठ योजना होगी। अगला परिभाषाएं, हाँ, ये परिभाषाएं आपको देखनी है, परिभाषाएं तो आप देख ही लेंगे। ये परिभाषाएं, चार परिभाषाएं आपको देंगे। बोसिंग की परिभाषा को विशेष तौर पर ध्यान रखना, और एक शिक्षा शब्दकोश ने इकाई को अच्छे से समझा दिया है। इकाई निर्माण के समय पाठ्यवस्तु को संगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की योजना बनाई जाती है, और ताकि बालकों में ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण, एक व्यापक दृष्टिकोण पैदा हो। क्योंकि अवधारणाओं को बच्चे जब आरोही क्रम में पढ़ेंगे, संगठित रूप में पढ़ेंगे, बढ़ते क्रम में पढ़ेंगे, मुझे पहले प्राकृत संख्याओं का समूह पढ़ाया गया, उसके बाद पूर्ण समझाई, उसके बाद पूर्णांक समझाई, उसके बाद परिमेय समझाई, उसके बाद अपरिमेय समझाई, तो एक बढ़ता क्रम है, अवधारणाओं का बढ़ता क्रम है, समग्र दृष्टिकोण पैदा होगा। ये मैंने बता दी। अवधि ध्यान रखेंगे, वार्षिक योजना पूरे वर्ष की योजना होती है, इकाई योजना 2 या 2 से अधिक कालांश की योजना होती है, और पाठ्य योजना एक कालांश की होती है। और ध्यान रखो, इसलिए ये जो होती है ये अल्पकालिक होती है ये, और ये जो होती है ये दीर्घकालिक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात हमने क्या की थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। 2 प्रकार की इकाई योजनाएं होती हैं, और वो दोनों प्रकार विषय वस्तु केंद्रित और अनुभव केंद्रित। ये जो है ना, ये आपको दोनों नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है, अनुभव केंद्रित और विषय वस्तु केंद्रित। इकाई योजना के प्रकार में से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इकाई योजना कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद इकाई योजना के उद्देश्य और महत्व, ये हमने बात करी ली।
पाठ्य योजना का आधार होती है, ये तो सबसे पहले पहले आपको ध्यान रखनी है। विषय वस्तु को संगठित, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की योजना इकाई होती है। ज्ञान का समग्र दृष्टिकोण, ये सारे पहले शुरुआत के सारे इंपोर्टेंट है। उद्देश्यों, अधिगम सामग्रियों, मूल्यांकन प्राप्तियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अवधारणाओं को तार्किक और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करती है। और संपूर्ण पाठ्यक्रम को संगठित इकाइयों में विभाजित करने से उद्देश्य पूर्ति सर्वश्रेष्ठ और अधिकतम संभव होती है। अवधारणाओं को आरोही क्रम में। अच्छा, एक और कुछ बचा है कि? अच्छा हाँ ठीक है, ये इसके सोपान बचे हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अच्छे से इस चीज को देखें, आप व्यवस्थित तरीके से भी आप इसको देखते हैं तो फिर मैं पक्का बता रहा हूं कि आपने जैसे पहला खंड देखा जिसमें योजना, उसका अर्थ और महत्व पे हमने बात की। योजना क्या होती है, उसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है। एक खंड में हमने बात कर ली है वार्षिक योजना पे, इस एक खंड में बात कर ली है हमने इकाई योजना पे, और फिर एक खंड में बात करेंगे पाठ्य योजना पे। हालांकि बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर तीनों योजनाओं में से अगर सवाल की दृष्टिकोण से देखें तो किस एक योजना पे सवाल ज्यादातर बनता है, तो तीनों में तुलनात्मक सवाल तो तीनों पे बनता है, लेकिन इकाई योजना और पाठ्य योजना में ज्यादा बनते हैं। लेकिन अगर इकाई और पाठ्य योजना में भी देखें तो पाठ्य योजना में से सबसे ज्यादा सवाल निकलते हैं, क्योंकि पाठ्य योजना से हर्बर्ट मॉरिसन और कई सारे, जो मैं पाठ्य योजना के उपागम आपको बताऊंगा, वहां से कई सारे घने सारे प्रश्न कि एक जैसे हर्बर्ट की पंचपदी योजना का एक पद नहीं है, तो वो ऐसा प्रश्न तो कई बार आया है। तो पंचपदी जो योजना है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से पद हैं, इकाई पाठ्य योजना होती क्या है, तो वो सारी चीजें वहां से प्रश्न शायद थोड़ी सी ज्यादा बनते हैं पाठ्य योजना से, शायद नहीं मतलब बनती ज्यादा है। तो लेकिन आप जब चारों खंडों को, योजना का अर्थ, महत्व, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, जब सबको एक साथ पढ़ते, अच्छा मैं भी एक तरीके से मैं भी इकाई बना के पढ़ा रहा हूं, मैं भी तो समुच्चय बना के पढ़ा रहा हूं कि मुझे इस तरीके से पढ़ाना है। तार्किक क्रम मेरा ये होगा कि पहले मैं योजना का महत्व समझाऊंगा, उसके बाद वार्षिक योजना बताऊंगा, उसके बाद इकाई और उसके बाद पाठ्य योजना। तो मैंने भी तो तार्किक क्रम अपनाया है, और ये तार्किक क्रम से आपका क्या हो रहा है, आप योजनाओं को एक तार्किक क्रम में समझ पा रहे हैं, तरीके से समझ पा रहे हैं, तो आपका ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण पैदा हो रहा है। यही ध्यान रखो, यही फायदा होता है योजना का। तो चलिए हम लोग मुलाकात करेंगे अगले खंड में, बढ़िया तरीके से हम लोग पाठ्य योजना को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, और पाठ्य योजना को जब आप देखेंगे अच्छे तरीके से, और फिर एक और खंड बना लेंगे। ये तीसरा खंड तो ये हो गया है, चौथा खंड अपना एक और हो जाएगा पाठ्य योजना का। फिर एक खंड पाठ्य योजना के उपागम भी मैं आपको लिखा दूंगा। उससे क्या है, फिर सवाल में अधिकतम संभावना, हम जब ज्यादा पढ़ते हैं, ध्यान रखो ज्यादा पढ़ना बड़े कई मायने से बड़ा अच्छा होता है कि आप जब ज्यादा पढ़ते हैं, सिलेबस का जो खंड दे रखा है उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं, तो फिर प्रश्न जरा सा भी दाएं बाएं होता है ना, दाएं बाएं होता है, वो दाएं बाएं होना प्रश्न कभी आपको परेशान नहीं कर सकता है। मैं इसीलिए विस्तृत अध्ययन के पक्ष में हमेशा होता हूं। विस्तृत अध्ययन किया जाए, अधिकाधिक अभ्यास किया जाए, अभ्यास प्रश्न किए जाएं, ये सफलता की ठोस गारंटी होती है। सीमित पढ़ना, सीमित अभ्यास करना, या कई बच्चे अभ्यास घना सारा करना चाहते हैं, पढ़ते सीमित हैं, अरे अवधारणाएं आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं, प्रश्न जरा सा भी तार्किक प्रकार का आ गया, चिंतन स्तर का प्रश्न आ गया, वहां पे आप धराशायी हो जाते हो, फिर आप कहते हो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो विस्तृत अध्ययन और पर्याप्त अभ्यास, ये सफलता की दो हमेशा की कुंजी है, कुंजी थी, कुंजी है, कुंजी रहेंगी, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत।